हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंद स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम हिंदी ग्रामर का एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर है। ठीक है, तो कंटिन्यू आपके मॉक टेस्ट चले हुए हैं, तो डेली आप इन मॉक टेस्टों को अटेंड करिए। बाकी आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वह HP पटवारी का हो, पुलिस का हो, या फॉरेस्ट गार्ड का हो, या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें कि आपका हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, तो उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं आपके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो डेली आपके लिए ये मॉक टेस्ट जो वो अपलोड होते हैं। तो हर रोज़ जो वीडियो आपके लिए शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, बाकी डेली आपके लिए मॉक टेस्ट वो अपलोड होते ही है। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में कौन सी संधि है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि विद्यालय में कौन सी संधि है। तो विद्यालय में संधि कौन सी है। गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, या अयादि संधि है। तो सबसे पहले तो आपने विद्यालय का संधि विच्छेद कर लेना। ठीक है, तो दो प्रॉपर शब्द बना लेना जब भी आप संधि विच्छेद करेंगे। तो विद्या जमा आलय। ठीक है, तो अब इसका रूल ये कहता है कि यहाँ से देखना लास्ट अक्षर यहाँ पे क्या है, आ है। तो यहाँ पे आ लिख दो। तो आ प्लस यहाँ पे क्या है, आ, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा आ बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ये विद्या है। ठीक है, विद्या, यहाँ पे लय। तो ये आ कैसे बन रहा है, ये इन दोनों से मिलके बन रहा है। ठीक है, तो जहाँ भी दो स्वर जो होते हैं, दो स्वर आपस में मिलकर जो वो अपना रूप क्या कर लेते हैं, दीर्घ कर लेते हैं या बड़ा कर लेते हैं, वहाँ पर संधि कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। तो विद्यालय में कौन सी संधि हो जाएगी, विद्यालय में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। विद्या जमा आल्य, जब भी संधि विच्छेद करोगे तो सबसे पहले अपने दो प्रॉपर शब्द बनाने हैं जो बनते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसका संधि विच्छेद करना है, और फिर उसमें से लास्ट वाले अक्षर जो, जैसे जब संधि विच्छेद करो तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट दोनों देखने, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ा आ। तो ये दीर्घ स्वर संधि होती है। मतलब जब भी दो स्वर आपस में मिल जाएं, जैसे ई और ई मिल जाएं, छोटी ई और बड़ी ई मिल जाएं, तो वो बड़ी ई बनाते हैं। तो जहाँ भी दो स्वर सिर्फ स्वर, व्यंजन नहीं, सिर्फ स्वर का ध्यान रखना है। इसमें क्या देखना अपने कि सिर्फ स्वर मिलने चाहिए आपस में, सिर्फ स्वर प्लस स्वर होने चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे होता है दीर्घ स्वर संधि। और स्वर प्लस व्यंजन नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे लास्ट में आ है स्वर और आगे यहाँ कोई व्यंजन है। ठीक है, जैसे क वर्ग है, यहाँ पे आ मान लो, यहाँ पे क है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सिर्फ स्वर और स्वर का मेल होना चाहिए, वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ कौन सा स्वर है। तो अग्गर स्वर है, मध्य स्वर है, पश्च स्वर है। तो अग्गर स्वर में क्या क्या आता है, ई आता है, छोटी ई, बड़ी ई आता है, ए आते हैं, ए आते हैं अग्गर स्वर में। मध्य स्वर में अ आता है। पश्च स्वर में बड़ा आ जाएगा, ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा। ठीक है, ओ आ जाएगा और आओ आ जाएगा। ये किस में आते हैं, आपके पश्च स्वर में आ जाते हैं। तो अब पूछा गया कि आपके ये अग्र स्वर अग्र स्वर आपका ई, छोटी ई, बड़ी ई, और मध्य स्वर आपका अ, और पश्च स्वर ये है आ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, ये आपके पश्च स्वर है। तो आपसे पूछा गया कि आ कौन सा स्वर है। तो आ ये है आपका, तो ये हो जाएगा आपका पश्च स्वर। आ जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पश्च स्वर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उद्धार का संधि विच्छेद करना आपने। ठीक है, उद्धार का अब संधि विच्छेद करना, पर सबसे पहले आपने ये पता करना है कि इसमें संधि कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो है संधि वो कौन सी है। यहाँ पे लिखा गया उद्धार। तो आपका उद्धार का संधि विच्छेद हो जाएगा उत, ठीक है, हलंत लगेगा, उत जमा हार। ठीक है, यहाँ पे त आ गया हलंत वाला, यहाँ पे ह आ गया, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं ध। ठीक है, तो उत जमा हार हो जाएगा। अब आपने संधि कैसे पहचानी है ये। ठीक है, तो इसमें संधि है कि जब भी हलंत आ जाए, जब भी शब्द में जो वो हलंत आ जाए, जैसे आपने संधि विच्छेद कर रहा, उससे विच्छेद से जैसे उत, यहाँ पे आपका हलंत आ जाए ना, उत प्लस हार, ये तो हार है, यहाँ पे हलंत आ जाए, तो जिस भी संधि में आपका हलंत आ जाए वो संधि जो हो जाती है आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है। जिस भी संधि में हलंत आ जाए वो संधि आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी।
तो उत जमा हार इसका जो वो संधि विच्छेद हो जाएगा और संधि आपकी व्यंजन संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वासित में प्रत्यय का प्रयोग हुआ। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है? अच्छा, प्रत्यय जो है वो, ठीक है, प्रत्यय ये लगते हैं आपके शब्द के अंत में, ठीक है, प्रत्यय लगते हैं आपके शब्द के अंत में, और उपसर्ग, जो उपसर्ग है ये लगते हैं आपके शब्द के आरंभ में, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है कि प्रत्यय जो वो शब्द के अंत में लगते हैं और उपसर्ग जो वो शब्द के आरंभ में लगते हैं। तो निर्वासित में जो प्रत्यय का प्रयोग है वो कौन सा है? एक प्रत्यय है, नी प्रत्यय है, सित प्रत्यय या इत प्रत्यय। तो निर्वासित इसमें जो प्रत्यय यूज हुआ आपका वो हुआ है इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है इसमें निर्वासित में, तो यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा इसमें इत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निश्चल का संधि विच्छेद करना आपने अब। तो निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका नि, ठीक है, नि, यहाँ पे विसर्ग आ जाएगी प्लस छल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब ये संधि विच्छेद करते हैं आप, तो नि जमा ये श जो है ये विसर्ग में जो है वो कन्वर्ट होता है। तो फिर जब इसको आप निश्चल लिखेंगे तो जो विसर्ग है इसकी जगह श आ जाएगा और छल हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चल में जब श है ये संधि में कन्वर्ट होता है जब संधि विच्छेद करते हैं। तो निश्चल में कौन सी संधि हो जाती? निश्चल में जो संधि आपकी ये है विसर्ग संधि। निश्चल में जो संधि हो जाएगी आपकी ये हो जाएगी विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। तो निश्चल में कौन सी संधि का यूज हुआ है? विसर्ग संधि का यूज हुआ है। नि जमा छल इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चरण कमल में कौन सा समास है? तो चरण कमल में अब आपने समास बताना है कि चरण कमल में समास कौन सा है। तो चरण कमल में समास जो है वो कौन सा होगा? जैसे चरण कमल लिखा है तो मतलब कमल के समान चरण, जब इसका शब्द का विग्रह करेंगे हम, ठीक है, शब्द का विग्रह करने पर क्या होगा कि कमल के समान चरण, ठीक है, कमल के समान चरण। चरण कैसे? कमल के समान। तो आपको पता है कि चरण कैसे कमल के समान, तो विशेषता इसकी आगे क्या है? कमल के समान जो वो चरण है, तो कमल के समान के आगे इसकी विशेषता आगे किसकी? चरण की। तो जहाँ भी सबसे पहले विशेषता का वर्णन हो जाए, ठीक है, ध्यान रखना कि जहाँ पर भी विशेषता का वर्णन हो जाए वहाँ पर समास होता है आपका कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय। अव्ययी भाव में आपका जैसे अ हो गया, आ हो गया, अनु हो गया, यथा हो गया, प्रति हो गया, निर हो गया, भर हो गया, ये उपसर्ग लगे हों, पहले ये उपसर्ग लगे हों तो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। बहुब्रीहि समास, इस समास में जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें जो शब्द होता है उसका अपना कोई अर्थ नहीं बल्कि किसी और की तरफ ही इशारा करता है। और तत्पुरुष समास में आपकी कारक विभक्तियाँ आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि चरण कमल में कौन सा समास है? कमल के समान चरण, तो यहाँ पे विशेषता की बात कर रहे हैं तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शब्द संस्कृत से आए हैं और उसी रूप में जो प्रयोग किए जाते हैं वह कौन से शब्द होते हैं? तत्सम होते हैं, तद्भव होते हैं, देशज या विदेशित। जो संस्कृत से आए और उसी रूप में यूज कर लिए जाते हैं तो वो शब्द होते हैं आपके तत्सम शब्द। तत्सम शब्द ये संस्कृत से आए हैं और एज इट इज ऐसे ही प्रयोग किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गरीबों को वस्त्र दो। तो सीधा बात है यहाँ पे कारक बताना अपने को। तो करण कारक है, अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान कारक है। तो आपने सीधा ध्यान रख लेना कि जहाँ पर भी देने की बात आए, ठीक है, तो वहाँ पे आपके यहाँ दान की बात आ जाए वहाँ पर कौन सा कारक होता है? आपका संप्रदान कारक होता है, ठीक है, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो गरीबों को वस्त्र दो तो यहाँ पे कारक हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर जो होता है यमक अलंकार होता है। ये रूपक और उत्प्रेक्षा छोड़ दो, दो में ऑप्शन यमक होगा या अनुप्रास होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अलंकार होता है आपका यमक अलंकार। और जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति मतलब दोहराया जाता है, वहाँ पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर आपका अलंकार हो जाएगा यमक अलंकार।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तपोवन में संधि कौन सी है? तो तपोवन में संधि बताना आपने, ठीक है। तो तपह जमा वन, ठीक है, तपह धन वन, तो इसका संधि विच्छेद ये हो जाएगा। अब यहाँ पे विसर्ग आ जाएगी और जब इसको विसर्ग को हटाएंगे तो ये बन जाएगा, ये तपोवन बन जाएगा। तो तपोवन में संधि कौन सी होगी आपकी? विसर्ग संधि हो जाएगी। इसमें भी कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।